हेलो बच्चों, अब ये हमारा नर्वस सिस्टम का लास्ट टॉपिक पे हम आ चुके हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बस एक रिवीजन वीडियो है, इसमें डिटेल में हम नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसमें एनसीईआरटी पूरा कवर किया है। लगभग 95% ऑफ द एनसीईआरटी हैज बीन कवर्ड और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब इतना और नहीं, कुछ डाउट भी है तो आप बिल्कुल मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में अपना कांटेक्ट व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में शेयर कर दिया, आप बिल्कुल फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में आने से पहले, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस नर्वस सिस्टम का, प्रोडक्शन ऑफ ब्रेन में आने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ बच्चों। ऐसा बोलते हैं कि, और प्रूफ भी है कि जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन ज़्यादा स्ट्रांग होती है और जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी इमेजिनेशन ज़्यादा स्ट्रांग होती है। उनका जो इंजीनियर्स होते हैं उनके राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है और डॉक्टर्स का लेफ्ट ब्रेन। सीधे सीधे बोलूँ, जो हमारा राइट साइड ऑफ द ब्रेन है ये क्या मेनली किसके लिए जिम्मेदार है? मेनली जिम्मेदार है कैलकुलेशन के लिए और बेटा लॉजिकल थिंकिंग के लिए। वहीं पर लेफ्ट वाला जिम्मेदार होता है हमारी इमेजिनेशन के लिए, हमारी क्रिएटिविटी के लिए। ठीक है, तो और एक और फैक्ट बताता हूँ आप लोगों को। जो मान लीजिए, एक आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए कोई एक इंसान है, ठीक है, अचानक से उसका कोई एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट में उसके राइट हेड में, ठीक है, राइट इस तरफ चोट लग गई, तो उसका जो लेफ्ट वाला हिस्सा होगा ना वो अच्छे से काम नहीं करेगा। और ऐसा होता भी है कई बार। हम देखते हैं कि कोई पेशेंट है, उसका लेफ्ट तरफ बेटा लेफ्ट ब्रेन में चोट लगी और राइट साइड में पैरालिसिस हो गया। ठीक है, राइट साइड में पैरालाइज हो गया, मतलब ये सब काम नहीं कर रहा। राइट तरफ चोट लगी तो लेफ्ट वाला पैरालाइज हो गया, यानी कि राइट साइड वाला किसको कंट्रोल कर रहा है? लेफ्ट वाले को। और लेफ्ट वाला किसको कंट्रोल कर रहा है? राइट वाले को। मतलब वायरिंग इधर से जस्ट उल्टी हो गई है। ठीक है, अच्छा, अब वो सब फैक्ट्स हैं। अभी हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन पे हम अभी आते हैं। बच्चों, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन में यहाँ पर क्या क्या है मैं आपको तरीका बताता हूँ। क्या हमारा ब्रेन बहुत डेलिकेट है? हाँ बिल्कुल सर, हमारा ब्रेन बहुत डेलिकेट है। जो नॉनवेज खाते होंगे वो तो आसानी से जानते भी होंगे, उन्होंने ब्रेन कभी ना कभी किसी न किसी एनिमल का देखा ही होगा। आप वीडियो में भी ब्रेन देख सकते हैं, वीडियो में किसी टाइप के एनिमल का ब्रेन या ह्यूमन ब्रेन आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। वो बहुत डेलिकेट होता है, हम उसको हाथ से आराम से ऐसे दबा सकते हैं। ठीक है, ऐसा करना नहीं, ठीक है, बहुत बेकार लगेगा। अब इधर आइए, तो मैं बस यहाँ पर हमने जो अभी ह्यूमन ब्रेन बनाया था तो मैं इस एरिया को जूम करके दिखा रहा हूँ। तो भगवान ने क्या किया बच्चों, हमारे इस डेलिकेट ब्रेन को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमको एक सिस्टम दिया। सर सिस्टम तो आसान है, स्कल। अरे ठीक है, स्कल है, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं। एग्जांपल देखिए बताऊं, हेलमेट। हम हेलमेट पहनते हैं, हेलमेट ऊपर से किसका रहता है? लोहे का, एक मजबूत मेटल का, और अंदर क्या कुशन लगा रहता है। हाँ, क्यों? कुशन क्या करता है? अरे कभी हम गिरे, ऐसा ना हो, हम हेलमेट क्यों पहने? ताकि हम गिरे, पत्थर से टकराएं या रोड से टकराएं तो हमारा सर ना फूटे। लेकिन क्या वो हेलमेट भी लोहे का है, हैवी मेटल है, तो ऐसा ना हो कि हम गिरे हेलमेट के साथ और हेलमेट से टकरा के हमारा सर फट जाए। तो बीच में क्या लगाया गया है? स्पंज। और इसको स्पंज, वो कुशन क्या कर रहा है? शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है, यानी झटका लगे तो वो शॉक एब्जॉर्ब हो जाए और हमारा जो हेड है प्रोटेक्टिव रहे। इसी तरीके से भगवान ने यहाँ पर एक मैकेनिज्म दिया है, यहाँ पर स्ट्रक्चर। तो मैं इसी स्ट्रक्चर को, जो हमने डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम में याद कीजिए, ये हमने जो बनाया था ह्यूमन ब्रेन का, ये क्या था? स्कल, आपको याद होगा। ठीक है, ये क्या था? सेरिबेलम? नहीं, सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम। और मैं इस हिस्से को, जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है, इस हिस्से को मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने किया जूम। ठीक है, ये आया, हो गया जूम। ठीक है, अब इस हिस्से को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखो सबसे ऊपर जो मैंने बनाया वो क्या है? स्कल, जो आप लोगों को ऑब्वियसली पता है। सबसे नीचे क्या है? जो हेवी कॉरिडा था, फोर ब्रेन का मेन पार्ट था, याद कीजिए, सेरिब्रम, सेरिब्रम। ठीक है, बार-बार याद रखिएगा, सेरिब्रम। सेरिबेलम किसका है? बताइए, हिंड ब्रेन का। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आते हैं। बीच में ये जो चीजें हैं इसको हम बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। तीन टाइप के होते हैं, मैंने तीन ब्लॉक्स बनाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये तीन टाइप के मेनिंजेस होते हैं। क्या काम करते हैं? शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करते हैं। जैसे जो कुशन काम करता है हेलमेट के अंदर, वही काम ये कर रहा है। यानी कि कभी अगर झटका लगे तो सेरिबेलम, ठीक है, सॉरी बेटा, सेरिब्रम जो है हमारे स्कल से टकराए ना, सेरिब्रम हमारे स्कल से टकरा के खराब ना हो जाए। तो यहाँ पर कुशन टाइप का सरफेस है। ठीक है, तो पहले मैं तीनों का नाम लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। सबसे ऊपर जो होता है उसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। ठीक है, सबसे ऊपर जो इसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। उसके नीचे जो है एरेक्नोइड मैटर। ठीक है, एरेक्नोइड मैटर। और सबसे नीचे लास्ट में आता है पिया मैटर। ठीक है, तो तीन टाइप के यहाँ पर मेनिंजेस देखे, और तीनों को कलेक्टिवली, तीनों को मिला के हम बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। ठीक है,
क्रेनियल, क्रेनियल मतलब हेड, ठीक है, क्रेनियल मेनिंजेस, क्रेनियल मेनिंजेस। तो क्रेनियल मेनिंजेस क्या काम करते हैं? शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करते हैं। और कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं बच्चों, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बेंट, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बेंट। और कितने टाइप के? 3। सबसे ऊपर ड्यूरम मैटर, उसके नीचे इलेक्ट्रॉनिक मैटर, उसके नीचे पीएम मैटर। अच्छा, पीएम मैटर में हमको एक टाइप का लिक्विड भी मिलता है, मैं रेड कलर से बनाता हूँ, ये हमको यहाँ पर एक लिक्विड, ठीक है, लिक्विड भरा हुआ मिलता है, लिक्विड, रेड कलर से लिक्विड भरा हूँ, ठीक है। ये क्या है? ठीक है, ये है CSF, ठीक है, CSF, ठीक है, पीएम मैटर में मिलता है CSF, ठीक है, एक टाइप ऑफ क्या है? लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड। सर लिक्विड का क्या काम इधर? ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ, बंदूक या पिक्चरों में देखोगे नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, बंदूक जो होती है अगर हम उसको किसी पानी में चलाएंगे, ये बताइए बच्चों, क्या पानी में उस जब बंदूक को चलाया उस बुलेट की स्पीड तेज होगी कि धीमी? धीमी, ऑब्वियसली धीमी होगी। यानी जो पानी है क्या कर रहा है? शॉक को एब्जॉर्ब करवाने का काम कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर जो CSF लिक्विड है क्या कर रहा है? ये शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है, ठीक है। तो ये भी मैं देता हूँ यहाँ पर, ये भी शॉक एब्जॉर्बेंट किया है, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बेंट, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बेंट। अब ये CSF का मैं फुल फॉर्म लिखता हूं, ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए, पहले आप इतना लिख लीजिए। हाँ बच्चों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट CSF, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल, सेरिब्रो से क्या आया? याद कीजिए, सेरिब्रो से आया किससे? सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम। और स्पाइनल यानी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो सेरिब्रम स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड यानी ऐसा फ्लूइड जो हमारे सेरिब्रम में भी पाया जाता है और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, क्या करता है? वही शॉक एब्जॉर्बिंग का काम, वही में लिखा हुआ है, फाउंड इन पिया मैटर। वो पता है, ठीक है, सेरिब्रम में नहीं होता एक्चुअली, सेरिब्रम के ऊपर जो पिया मैटर है वहां पर प्रेजेंट होता है ये लिक्विड। और क्या कर रहा है? शॉक एब्जॉर्बिंग का काम, फाउंड इन पिया मैटर एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाया जाता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड मान लीजिए ये जो स्पाइनल कॉर्ड गई है, ठीक है, हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके अंदर ऐसे ही ये लिक्विड्स भरे होंगे, ठीक है, ये लिक्विड्स ऐसे भरे होंगे, ठीक है, ये लिक्विड क्या है? ये है CSF, ठीक है, ये CSF, ओके, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब इसमें जो तारे गई होती हैं, ठीक है, जो हमारे फाइबर्स क्या होते हैं? नर्व फाइबर्स, ठीक है, इस तरीके से क्या होते हैं? ये इस तरीके से, ठीक है, गुच्छे में, ओके सर, बहुत तरह के होते हैं, मैं थोड़ा रंग बिरंगा बना दूं, ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ, इस तरीके से क्या होते हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में एक स्पेशल पॉइंट आप लोगों को बता देता हूं जो आप लोग ऐसे समझ गए होंगे। याद कीजिए हमारा पॉइंट जो मैंने आपको NCERT के बारे में बताया था कि NCERT क्या बोलता है शुरुआत में कि ब्रेन के कितने हिस्से हैं? एक है CNS और एक है ANS। कुछ इस तरह से बातें बोली थी कि हमारा जो सॉरी नर्वस सिस्टम है कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं, एक है बेटा CNS और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लेकिन वो किसके बेसिस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, फंक्शन के बेसिस पे अलग था। एक था CNS और एक था ANS, फंक्शन के बेसिस पे। लेकिन लोकेशन के बेसिस पे क्या था बेटा? CNS और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यहाँ बच्चों यहाँ पर पूरे प्रेजेंट है, ठीक है, नर्वस फाइबर जो यहाँ पर है उसको हम क्या बोलेंगे? पेरिफेरी में जो है। अब यहाँ पर आइए, तो स्पाइनल कॉर्ड इट कनेक्ट्स अ लार्ज पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू द ब्रेन, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? जो इतने सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो मिडिल में नहीं है, ठीक है, सेंट्रल में नहीं है, तो उनको क्या कर रहा है? ब्रेन से कनेक्ट ही तो कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि ब्रेन का जो मैनेजर है कौन है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इतने सारे जितने पेरिफेरी से नर्व फाइबर्स आते हैं, सबसे पहले किधर जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड ही कनेक्ट करेगा उसको कहां पर? ब्रेन के पास। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट अभी कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद शुरू करेंगे हमारे हार्मोन्स का टॉपिक, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, होप आपको समझ में आया होगा। सो हेलो बच्चों, हमने हमारा नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं हमारे हार्मोन वाले सिस्टम पे, ठीक है। याद कीजिए सबसे पहला पॉइंट, नर्वस सिस्टम आर ओनली फाउंड इन एनिमल्स। और जो हार्मोन्स वाला सिस्टम है कहाँ का मिलता है? प्लांट्स में भी, इन प्लांट्स एंड आल्सो इन एनिमल्स, ठीक है, दोनों में मिलता है। अच्छा, पहले हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताइए हार्मोन्स फास्ट है कि न्यूरॉन्स? हार्मोन्स
नहीं बेटा, न्यूरॉन्स आर मच फास्टर, वेरी फास्ट देन द हॉर्मोन्स। लेकिन हॉर्मोन्स की खासियत क्या थी, याद कीजिए कि यहाँ पर जो हार्मोनल सिस्टम है उसके कांटेक्ट कनेक्टिविटी बॉडी में ज्यादा है एज कम्पेयर टू हमारा न्यूरल सिस्टम। अब आइए हार्मोन से बात करते हैं बेटा। हार्मोन्स, जब हम प्लांट हार्मोन के बारे में बात करते हैं, प्लांट हार्मोन्स आर आल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन्स, क्योंकि फाइटो, बेटा जो फाइटो शब्द है, फाइटो का मतलब क्या होता है, प्लांट, ठीक है, फाइटो का मतलब ही है प्लांट। सो प्लांट हार्मोन्स, इसको हम ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोलते हैं, दे आर आल्सो नोन एज ग्रोथ रेगुलेटर। बेटा दो टाइप के प्लांट हार्मोन्स होते हैं, एक जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, और एक जो ग्रोथ को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। सर इनहिबिट क्यों? अरे ये बताओ, प्लांट की भी एक लिमिट होती है ना कि आम का पेड़ इतना बड़ा होगा, परवल का पेड़ इतना बड़ा होगा, टमाटर का पेड़ इतना ही बड़ा होगा, नहीं तो ऐसे में तो पेड़ बड़ा ही होता जाएगा। सर बड़ा होने दो, क्या दिक्कत है? अरे बेटा उस जमीन की एक न्यूट्रिशन वैल्यू है, क्या पेड़ बड़ा होगा उसको न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए होगा? बिल्कुल, स्टेम्स न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए, हाँ। और हमको पेड़ से क्या चाहिए? फल चाहिए, फल, हम फल खाते हैं, तो इसीलिए बेटा पेड़ का एक लिमिट होना चाहिए कि इतने टाइम तक ही, इतने लंबा ही ग्रो करे, ठीक है। सब पेड़ों की अलग अलग लिमिट है। तो यहाँ पर एक टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं ग्रोथ को, दे आर नोन एज ग्रोथ प्रमोटर्स, और जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं उसको हम बोलते हैं जो ग्रोथ इनहिबिटर्स, जो ग्रोथ को रोकते हैं। इसकी वजह लिखा है इट प्रमोट्स द ग्रोथ, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ। जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं वो तीन टाइप के, हमारे इस 10th में तीन टाइप के हैं, ऑक्सिन्स, गिबरेलिंस, साइटोकाइनेसिस, ये तीन टाइप के हार्मोन्स हैं। और जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, वो है एब्सिक्सिक एसिड, आल्सो नोन एज एबीए, एंड इथाइलिन, ठीक है। दो हार्मोन्स जो रोकते हैं ग्रोथ को, नाम एब्सिक्सिक एसिड एंड इथाइलिन, और जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं नाम ऑक्सिन्स, गिबरेलिंस और साइटोकाइनेसिस। अब एक एक करके थोड़ा इनके बारे में डिटेल हम लेते हैं, आइए फटाफट, ठीक है। बेटा ऑक्सिन्स दो तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं अपन, ठीक है, बॉडी में, ठीक है, किसी भी एनिमल बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो। अगर हम प्लांट बॉडी के बारे में एग्जांपल लेते हैं, हम प्लांट बॉडी की ग्रोथ दो तरीके से करवा सकते हैं। आइदर उस जगह पर जो सेल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स हैं, मान लीजिए मैं अभी एग्जांपल में 3 सेल्स बनाता हूं, तीनों सेल्स लंबे लंबे हो जाए, लंबे लंबे, एकदम लंबे लंबे हो जाए, क्या इससे इस प्लांट का साइज बढ़ेगा? बिल्कुल। जितने भी सेल्स हैं प्लांट में, अगर सब लंबे लंबे इलोंगेट हो जाए तो उसका साइज बढ़ जाएगा। और दूसरा तरीका है, जो सेल्स हैं लगातार डिवीजन कर करके बहुत सारे सेल्स बना दें, क्या इससे भी साइज बढ़ेगा? हाँ, लगातार सेल डिवीजन से भी साइज बढ़ेगा। तो हमने जो पहला मेथड देखा सेल इलोंगेशन का, यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं हुए हैं, इलोंगेट, साइज में बड़े हो गए हैं, ये कौन करवाता है? ऑक्सिन्स। यानी ऑक्सिन्स क्या करवा रहा है? सेल को इलोंगेट करवाता है, सेल को लंबा इलोंगेट करवा देगा, ठीक है, सेल को लंबा इलोंगेट करवा देगा और इससे साइज इंक्रीज करवाएगा। कहाँ पे? टिप पे, ठीक है। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी थोड़ा सा, ठीक है। अभी आते हैं साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस कैसे बढ़वाएगा बेटा? साइज को सेल डिवीजन करवा के, यानी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से सेल को लगातार डिवाइड करवा के, आपने सेल डिवीजन तो पढ़ा ही होगा 9th क्लास में। सेल को लगातार डिवाइड करवा के ये ग्रोथ करवाएगा, ये सेल को इलोंगेट करवा के ग्रोथ करवाएगा। अब आते हैं एक और ग्रोथ, जो ग्रोथ करवाता है वो है गिबरेलिंस। गिबरेलिंस भी बेटा मेनली कैसे ग्रोथ करवाते हैं? सेल को डिवाइड, दो तरीके से ग्रोथ करवा सकते हैं, सेल को डिवाइड करवा के भी और थोड़ा सा सेल को इलोंगेट करवा के भी। लेकिन जो मेनली ये ग्रोथ करवाते हैं, ये किसके लिए जिम्मेदार है? स्टेम, जो स्टेम होती है प्लांट की, ठीक है, स्टेम की ग्रोथ के लिए और लीफ की ग्रोथ के लिए, स्टेम और लीफ के लिए। और बाकी पार्ट्स के लिए कौन होता है? ऑक्सिन्स। यानी कि रूट के लिए कौन? ऑक्सिन्स। शूट में एकदम टिप, शूट का टिप होता है, उसको लिए भी एकदम ऑक्सिन से जिम्मेदार होते हैं। याद कीजिए 9th क्लास का टॉपिक टिश्यू चैप्टर, 3 टाइप के अपन ने वहां पर प्लांट में टिश्यू पढ़े थे, कौन कौन से? एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। इसलिए मैंने बोला अभी ऑक्सिन्स को मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, 9th क्लास का थोड़ा रिवाइज करवा के आपको पढ़ाता हूं। अभी आइए यहाँ पर ये बात कंप्लीट, आते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स में। ग्रोथ इनहिबिटर्स दो टाइप के होते हैं, एक है एब्सिक्सिक एसिड आल्सो नोन एज एबीए, और है इथाइलिन। बेटा एब्सिक्सिक एसिड में बाद में आता हूं, पहले आता हूं इथाइलिन पे। इथाइलिन बहुत फेमस है, ठीक है। एक तो पहली बात कि गैस फॉर्म में रहता है, ठीक है, इथाइलिन। बाकी सब डिसॉल्व फॉर्म में रहता है पानी में, ये किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में, ठीक है, गैसियस फॉर्म में रहता है, गैसियस फॉर्म में रहता है। अब गैसियस फॉर्म में, इसीलिए तो बेटा फ्रूट्स होते हैं ना, इथाइलिन गैस को रिलीज करते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा जो रिलीज करता है इथाइलिन गैस वो केले होते हैं। और इसीलिए बाकी फ्रूट से केले बहुत जल्दी पकते हैं, बहुत जल्दी। इवनली केले के बगल में आप कोई फ्रूट रख दोगे ना, वो भी जल्दी पकेगा। आप एक काम करना, एक
आप ऑरेंज लेकर आना जो अच्छे से नहीं पका होगा, 2 ऑरेंज लेकर आना, ठीक है। 2 ऑरेंज जो अच्छे से नहीं पके, एक को थोड़ा दूर रख देना एकदम अलग, और एक को केले के पास रख देना। जो केले के पास वाला होगा वो जल्दी पक जाएगा, क्यों? क्योंकि केला इथाइलिन बहुत रिलीज करता है और इथाइलिन की वजह से फल पक जाते हैं। अब हमको जैसे ही पता चला कि इथाइलिन की वजह से फल पकते हैं, तो हम क्या करते हैं, मार्केट में फ्रूट्स में यही इथाइलिन हम डाल देते हैं। अब ये बताना बच्चों, इथाइलिन नेचुरली आ रहा है तब तक तो ठीक है, फ्रूट में फ्लेवर आएगा, टेस्ट आएगा, टेक्सचर आएगा, उसका जो एक चबाने का वो जो होता है ना, जो उसका सॉफ्टनेस वो आएगा। लेकिन अगर हम जबरदस्ती, अभी उसका पकने का समय नहीं है, उसमें हम इथाइलिन डाल देंगे, वो पक तो जाएगा लेकिन क्या वो टेस्ट देगा? नहीं। कहीं मार्केट में आप सब देखें, ऐसा केला आता है बाहर से देखने में एकदम पीला, एकदम चमकेगा और लगेगा कि एकदम ये पक चुका है, लेकिन जैसे ही छिलका उसका उतारते हैं, पील अप करते हैं हम उसको, ठीक है, अंदर से एकदम कच्चा कच्चा सा लगता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको कैसे उसको मतलब पका दिया है, इथाइलिन डाल के। वही मैंने फर्स्ट वर्ड लिखा है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। राइपनिंग मतलब फल का पक जाना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ओके सर, यानी फल को पकाता है, लेकिन नेचुरली जब इथाइलिन आता है, हर जो भी फल पकते हैं इथाइलिन से ही पकते हैं, लेकिन जब वो नेचुरली आते हैं वो टेस्ट के साथ, उसमें टेस्ट रहता है। लेकिन जब हम उसमें इथाइलिन इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली इथाइलिन इंजेक्ट करते हैं, तो वो पकने में वो टेस्ट नहीं आ पाता। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन हमको तो चाहिए पैसा, अपना सपना मनी मनी। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, फ्लावर्स की ओपनिंग। जो एक कली होती है, आपने कली को खिलती हुई देखा होगा। एक फ्लावर पहले शुरुआत में बर्ड स्टेज में होता है, कली के स्टेज में, बाद में वो खिलता है। तो क्यों खिलता है? बिकॉज ऑफ इथाइलिन, ठीक है। अगर हम एक बर्ड में, ठीक है, एक जो कली है उसमें हम इथाइलिन डाल देंगे, तो भले उसका समय नहीं हुआ होगा खिलने का, लेकिन फिर भी वो फ्लावर खिल जाएगा। क्यों? इथाइलिन क्या कॉज करता है? ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, एबस्केशन ऑफ लीव्स। एबस्केशन का मतलब क्या होता है? शेडिंग, ठीक है, शेडिंग। अब ये क्यों होता है? क्या इसका भी जरूरत है? हाँ, ऐसे कई बार लीव्स, जब कोई लीफ पुरानी हो जाती है और फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं कर पाती, तो प्लांट चाहती है कि पुरानी लीफ टूट जाए और उसी के आसपास जगह से एक नई लीफ निकल आए। तो ये काम कौन करवाता है? इथाइलिन। यानी इथाइलिन फल को पकवाता है, फूल को खिलवाता है और बेटा पुरानी पत्तियों को झड़वाता है। ये मेन 3 काम है इथाइलिन के, बहुत फेमस है, इथाइलिन जरूर से याद करिएगा। अब आते हैं एब्सिक्स एसिड, ABA। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सुनिए। धनिया पत्ती को हम 2 तरीके से उगा सकते हैं अपने गार्डन में। एक तरीका है हम बाजार गए और बीज ले आए, और दूसरा तरीका है धनिया पत्ती का थोड़ा सा टुकड़ा लिए, जड़ के साथ उसको गाड़ दिए, वो फिर उग जाएगा, ठीक है। ये बताइए फार्मर्स क्या प्रेफर करेंगे? धनिया पत्ती से ही मतलब उगाना कि उसके बीज से? उसके बीज से। क्यों? मान लीजिए वो फार्मर लेकर आया उस बीज को, ठीक है, और उसको स्टोर कर लिया, ठीक है, लेकिन अगर बाय चांस फार्मर ने धनिया पत्ती का पेड़ लेकर आया थोड़ा सा, और उसके बाद अचानक से इन्वायरमेंट थोड़ा बिगड़ गया, अभी देख सकते हैं कभी बारिश हो जाती है, कभी ठंड ज़्यादा हो जाती है, कभी गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो अगर मौसम बिगड़ गया तो क्या वो उस प्लांट को स्टोर कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अरे वो थोड़े बहुत प्लांट नहीं लाना, उसको खेती करनी है बेटा। तो इसीलिए यहाँ पर सीड होता है, भगवान नेचर ने बनाया सिस्टम सीड। सीड क्या रहता है? सीड को हम सालों साल तक स्टोर कर लेते हैं। तो सीड में ऐसी क्या चीज है जो उसको जर्मिनेट नहीं होने देती जब तक वो हवा में है, यानी जब तक वो नॉर्मली बाहर रखा हुआ है जर्मिनेट नहीं होता। मिट्टी में डालने के बाद ही क्या क्यों जर्मिनेट होता है? अब नॉर्मली ऐसा मतलब अब मिट्टी में डाल दिए सर तो जर्मिनेट हो गई, लेकिन वजह क्या है, क्यों जर्मिनेट होता है? देखो बच्चों, बायोलॉजी रटने का टॉपिक नहीं है, जब टीचर रटवाता है तो बच्चे रटते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। देखो सीड में एक केमिकल होता है, उसका नाम है ABA, एब्सिक्स एसिड। जब तक ये एसिड रहता है ना तब तक सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता। क्यों? ये इनहिबिटर है कि प्रमोटर? इनहिबिटर, इनहिबिट कर रहा है, ग्रोथ को होने नहीं दे रहा। अब जैसे ही हम सीड को अब जमीन में डालते हैं और उसमें पानी डालते हैं, जैसे ही सीड के अंदर पानी जाता है और बेटा न्यूट्रिएंट्स जाते हैं और सॉइल के अंदर रहता है, एब्सिक्स एसिड धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। और जैसे ही एब्सिक्स एसिड खत्म होता है, एक उसमें से एक नया प्लांट आ जाता है, क्योंकि अभी तक एब्सिक्स एसिड था और एब्सिक्स एसिड ग्रोथ को रोक रहा था कि बढ़ा रहा था? रोक रहा था। यही खासियत है। मैं अगर पूछूं, किसी को बोलते हैं सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी का मतलब ऐसी कंडीशन जब सीड अभी उग नहीं रहा है, नॉर्मल कंडीशन, मतलब आपकी भाषा का भी आप अच्छे हो, नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जब हम सीड को जमीन के अंदर गाड़ देंगे और उसमें पानी डालेंगे और आसपास मैन्यूर्स रहेंगे, फर्टिलाइजर्स डालेंगे, तो क्या वो डोरमेंसी में रहेगा? नहीं। डोरमेंसी में क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि एब्सिक्स एसिड अब धीरे करके खत्म हो रहा है। यानी कि फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर आइए शुरुआत से।
प्लांट हार्मोन्स और आल्सो नोन एज फाइटोहार्मोन्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स। दो टाइप के होते हैं फाइटोहार्मोन्स, एक ग्रोथ इनहिबिटर्स जो ग्रोथ को बेटा रोकते हैं, और एक है ग्रोथ प्रमोटर्स जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ग्रोथ प्रमोटर्स, ग्रोथ इनहिबिटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स में, इट प्रमोट्स द ग्रोथ। यहाँ पर एक है ऑक्सिन सबसे पहला जो सेल इलोंगेट करवा के, सेल का साइज बढ़वा के ग्रोथ करवाता है, ग्रोथ को इंक्रीज करवाएगा। एक है साइटोकाइनेस जो सेल का डिवीजन करवा के ग्रोथ करवाता है। अच्छा, साइटोकाइनेस का मतलब भी देखिएगा, साइटो मतलब क्या है, सेल, ठीक है, और काइनेस का मतलब, ठीक है, साइटोकाइनेस इसका मतलब है डिवीजन, यानी सेल का डिवीजन करवा के क्या करवा रहा है, ग्रोथ करवाता है। और यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट वन में गिबरेलिंस, ये भी क्या है, ग्रोथ प्रमोटर्स, ये भी सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन दोनों तरीके से साइज को बढ़वाते हैं, ग्रोथ को करवाते हैं। लेकिन बस बात ये है, ये मेनली कहाँ पे करवाते हैं ग्रोथ, स्टेम और लीफ में, और ऑक्सिन कहाँ करवाता है, रूट में करवाता है, और शूट के एकदम टिप में। अभी नेक्स्ट वन पर आते हैं एब्सिक्स एसिड, क्या करवा रहा है, सीड डोर्मेंसी, यानी सीड को जर्मिनेट होने से रोकता है। कब, जब वो हवा में है, नॉर्मल कहीं पर रखा हुआ है, हमने उसको स्टोर करके रखा हुआ है तब, क्योंकि उसके अंदर एब्सिक्स एसिड है। जैसे हम सीड को डालेंगे जमीन में, उसमें जाएगा पानी, उसमें जाएगा न्यूट्रिएंट्स, वैसे ही एब्सिक्स एसिड धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और जैसे ही एब्सिक्स एसिड खत्म होता है, सीड से एक नया प्लांट जर्मिनेट होने लगता है। और लास्ट में आता है इथाइलिन, सबसे फेमस हार्मोन। इसके तीन मेन काम, ये फल को पकवाता है, फूल को खिलवाता है, और बेटा पुरानी पत्तियों को झड़वाता है। लेकिन अगर फल नेचुरली इथाइलिन से पके तो उसमें टेस्ट आएगा, और हम जब उसमें अगर इथाइलिन डालते हैं, क्या टेस्ट आएगा, नहीं आएगा। तो इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपसे थोड़ा ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है लाइट सेंसिटिव के बारे में, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। इस वीडियो से प्लीज हेलो बच्चों, अब हमारा ये लास्ट पॉइंट लगभग मान लीजिए प्लांट हार्मोन्स में। अभी एक पॉइंट बचा था, मैंने बताया था ऑक्सिन्स आर लाइट सेंसिटिव। अब लाइट सेंसिटिव का मतलब क्या है, वो लाइट के लिए सेंसिंग शो करते हैं। जैसे हम खाने के लिए सेंसिंग शो करते हैं, स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, सुनने के लिए, हमको गाने बहुत पसंद है, साइट नज़ारे बहुत पसंद है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर जो प्लांट्स हैं लाइट के लिए सेंसिंग शो करते हैं, लेकिन लाइट में जो सेंसिंग शो कर रहा है वो कौन सा हार्मोन करवाता है, ऑक्सिन्स हार्मोन। याद कीजिए ऑक्सिन्स क्या कैसे थे, प्लांट के ग्रोथ रेगुलेशन में कैसे, ग्रोथ प्रमोटर्स है, ग्रोथ इनहिबिटर्स। याद कीजिए ग्रोथ प्रमोटर्स, ठीक है, ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर, अब कैसे क्या होता है ये देखिएगा, मान लीजिए ये प्लांट के नीचे इसके ये रूट्स हो गए, अब यहाँ पर ऊपर होगा उसका शूट, अब कुछ टाइम बाद इसे ग्रो करेगा, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे सन होगा, ये सन है, ये मैंने सन बनाया यहाँ पर इस तरीके से, तो इस तरीके से सन, और यहाँ पर एक विंडो खाली होगा, तो प्लांट धीरे धीरे करते करते इस तरफ मूव करेगा और लाइट की तरफ मूव करेगा, ताकि वो लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके। यही क्या कहलाता है, लाइट सेंसिटिव नेचर, यानी लाइट के लिए एक सेंसिंग शो करना, क्योंकि प्लांट को क्या करना है, फोटोसिंथेसिस। अब ऑक्सिन्स काम कैसे करते हैं, थोड़ा सा वो भी देख लीजिए, हल्का सा पॉइंट देखिए। ऑक्सिन्स, कई बच्चे आप इतना पढ़ने के बाद उनको लगेगा सर मतलब ऑक्सिन्स लाइट सेंसिटिव है, हाँ, और लाइट को पसंद करते हैं, नहीं, जस्ट अपोजिट। बात को समझिए, अब मैं डायग्राम के साथ आपको समझाता हूँ, ठीक है। क्या होता है, पहले इसको समझाने के लिए, इस डायग्राम को समझाने के लिए आते हैं हम अपने 9th क्लास पे। थोड़ा सा बेसिक मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम इस टाइम के बच्चे जो कोविड के टाइम से आए हुए हैं, तो उनका बेसिक थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। कोई बात नहीं, साथ में पढ़ेंगे, साथ में मेहनत करेंगे। आइए बेटा, क्लास 9 का प्लांट टिश्यू वाला चैप्टर याद कीजिए। प्लांट टिश्यू मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, थोड़ा समझिएगा। प्लांट टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल, ठीक है। लोकेशन अगर इसकी मैं बताऊं, एपिकल, ठीक है, एपिकल कहां पर होता है, ये वाला जो ये है सबसे ऊपर टिप पर, ठीक है। टिप मतलब टिप से टिप क्या होता है, ठीक है, ये देखिए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये मैंने पेन लिया, ठीक है, ये मैंने पेन लिया, ये पेन की टिप कहाँ है, ये है इसकी टिप, ठीक है। एपेक्स, एपेक्स टिप का मतलब एपेक्स, ठीक है, एपेक्स मतलब टिप, ये है इसका एपेक्स। अब अगर मैं इसको नीचे कर दूं, अब एपेक्स कहाँ गया, ये मान लीजिए। अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ऐसा बताता हूँ, ये मान लीजिए प्लांट है, ऊपर वाला हिस्सा शूट की रूट, शूट, नीचे वाला हिस्सा रूट, वही मैंने यहाँ बनाया। मान लीजिए ये प्लांट है, तो ये नीचे वाला हिस्सा क्या है, रूट की शूट, इट इज द रूट, ऊपर वाला हिस्सा शूट, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा शूट। तो देखिए बेटा, ये ऊपर शूट, नीचे ये रूट। अब शूट का एपेक्स कहाँ है, ये इस तरफ, ठीक है, और रूट का एपेक्स ये यहाँ पर इस तरफ। तो मैं इसके ये दोनों के एपेक्स बना देता हूँ,
ठीक है, ये मैंने बना दिए। यहाँ पर ये इसका एपेक्स हो गया, ग्रीन कलर से बनाता हूँ, ये इसका एपेक्स है। ओके सर, ये इसका एपेक्स। ओके, और रूट का एपेक्स ये है, ठीक है, ये है रूट का एपेक्स। मैं रूट में ज्यादा काम नहीं करूंगा, जो शूट में चलेगा वही सिस्टम जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, रूट में चलेगा। ठीक है, तो 3 टाइप के टिश्यूज होते हैं प्लांट में, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। जो एपिकल टिश्यू है क्या बढ़वाता है, हाइट कहां पर होता है, ये सबसे ऊपर, ये देखिए मैंने ये एपिकल को बनाया, ये सबसे ऊपर, ठीक है। और लैटरल, लैटरल कहां पर होता है, सबसे नीचे। ये क्या करवाता है, हाइट बढ़ाता है, नहीं, गर्थ, विड्थ बढ़ाता है। तो कोई भी प्लांट चौड़ा कहां से होता है, ऊपर से कि नीचे से, नीचे ज्यादा चौड़ा होता है, याद करिए कोई भी प्लांट नीचे से ज्यादा चौड़ा होता है, ऊपर पतला होता है। क्यों, नीचे क्या है, मैक्सिमम लैटरल मेरिस्टेम्स, ठीक है, ऊपर क्या है, एपिकल मेरिस्टेम्स। एपिकल क्या बढ़ाते हैं, हाइट, लैटरल क्या बढ़ाते हैं, विड्थ, विड्थ मतलब अपन बायोलॉजी में क्या बोलेंगे, प्लांट की विड्थ को गर्थ। ओके, अब इंटरकैलरी जो बीच में ये सब चीजें, ठीक है, ये इंटरकैलरी में ये बना रहा हूं, दीस आर द इंटरकैलरी, दीस आर द इंटरकैलरी। यहां से क्या होता है, यहां से निकलते हैं ब्रांचेस, ठीक है, यहां से ब्रांचेस निकल रहे हैं, जो टहनियां निकलती हैं ये ब्रांचेस निकल रहे हैं। मैं थोड़ा रफली बता रहा हूं, समझिएगा। एपिकल हाइट बढ़वाता है, ये रहा एपिकल, इंटरकैलरी ये ब्रांचेस बढ़वाता है, और लैटरल यहां पर उसका गर्थ यानी चौड़ाई बढ़वाता है, इसलिए नीचे है, ठीक है। अच्छा, रूट का, रूट में बताइएगा, ये रूट का मैंने बनाया है, एपिकल किधर होगा, एपेक्स की तरफ, यानी कि यहाँ पर इस तरफ होगा ये एपिकल। ओके, यहाँ पर बीच में जो है ये कौन सा होगा, इंटरकैलरी। ओके, मैं रफली बना दे रहा हूँ, ये है इंटरकैलरी। ओके सर, और यहाँ पर जो जमीन के पास में होगा ये कौन सा होगा, लैटरल, ठीक है, लैटरल। इसीलिए रूट्स जैसे आगे बढ़ती हैं, आगे तक उनका नुकीला हिस्सा रहता है एपेक्स, और पीछे तरफ थोड़ा चौड़ा हिस्सा रहता है। समझ गए बच्चों। अच्छा, ये बताइए, लास्ट में अभी हमने बात किया 3 टाइप के ग्रोथ प्रमोटर्स, एक था ऑक्सिन्स, एक था साइटोकाइनेंस और एक था गिबरेलिंस। अभी साइटोकाइनेंस को हटा दीजिए, 2 है ऑक्सिन्स और गिबरेलिंस। मैंने क्या बोला था, ऑक्सिन्स मेनली हाइट बढ़वाते हैं, ठीक है, एपेक्स की तरफ, ठीक है, एपिकल की तरफ। ओके, ठीक है, तो इसीलिए बेटा ऑक्सिन्स यानी कि ग्रोथ, यहाँ पर ऑक्सिन्स कहाँ पर होंगे, आप ये बताइए। अगर मैं बोल रहा हूँ ऑक्सिन्स मेनली हाइट बढ़वाते हैं एपिकल की तरफ, तो ऑक्सिन्स किधर होंगे, मेनली इस तरफ, ऊपर हिस्से में, यहाँ पर इस तरफ। क्या नीचे होंगे, होंगे, लेकिन थोड़े से, बहुत थोड़े से, लेकिन मैक्सिमम मेन कहाँ पर होगा, ये यहाँ पर, ठीक है। ओके, ओके सर। अच्छा, वहीं पर हमने गिबरेलिंस के बारे में पढ़ा था, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एपिकल, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सिन्स और गिबरेलिंस, मेनली ऑक्सिन्स और गिबरेलिंस में, गिबरेलिंस स्टेम बढ़वाते हैं, रूट बढ़वाते हैं, और लीव्स, लीव्स यानी ब्रांचेस। गिबरेलिंस कहाँ पर होंगे, ठीक है, गिबरेलिंस मेनली इस तरफ होंगे, बीच तरफ, ठीक है, और जो ऑक्सिन्स है वो मेनली कहाँ होंगे, ऊपर तरफ, ठीक है। थोड़ा समझा रहा हूँ, थोड़ा हल्का सा, थोड़ा एक्स्ट्रा है, लेकिन समझने के लिए बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। अब सुनिएगा, लाइट सेंसिटिव, हमने शुरुआत में बात की थी कि ऑक्सिन्स, बैक टू द टॉपिक आते हैं, बस एनसीईआरटी थोड़ी सी बात करते हैं फटाफट। ऑक्सिन्स आर लाइट सेंसिटिव, हाँ सर, लाइट के लिए जिस तरफ सनलाइट दिखते हैं उस तरफ वो ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे, वो उस तरफ से दूर भाग जाते हैं। मान लीजिए इधर सनलाइट है, ठीक है, अब देखिएगा डायग्राम, अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये इधर से सनलाइट आ रहा है, तो जो प्लांट की ग्रोथ किस तरफ होगी, सन की तरफ, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सिन्स, ये ऑक्सिन्स है, मैं ग्रीन कलर से बना दे रहा हूँ ऑक्सिन्स, और नीचे क्या है, गिबरेलिंस, मैं ब्लैक कलर से गिबरेलिंस बना देता हूँ, ठीक है, जो स्टेम और लीव्स के जिम्मेदार होते हैं। अब यहाँ पर मैंने आया ऑक्सिन्स, अब जैसे सन की रोशनी पड़ती है तो ऑक्सिन्स उससे दूर भागते हैं, लाइट सेंसिटिव है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि लाइट की तरफ भागे, मैंने बोला लाइट सेंसिटिव, ठीक है। तो चाहे वो लाइट की तरफ जाए या लाइट से दूर, ये लाइट से दूर जाते हैं। सर लाइट से दूर जा रहे हैं, अब कैसे इलॉन्गेशन करवाएंगे, ये इस तरफ आ चुके हैं, मतलब जस्ट अपोजिट तरफ, इससे दूर भागते हैं। देखिए अब इस तरफ मान लीजिए, ठीक है, ये इधर से लाइट आ रही है, ये इधर सब क्या आ गए हैं, ऑक्सीजन। अब जब यहाँ के सेल क्या करवाएंगे, ऑक्सीजन क्या करवाएंगे, सेल को इलोंगेट कि सेल डिवाइड, सेल इलोंगेट। अब इधर के सेल्स लंबे लंबे होंगे तो क्या प्रेशर इस तरफ पड़ेगा, हाँ, यानी कि पहले ऐसे था फिर ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से। बात को समझिएगा, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा यहाँ पर, इमेजिनेशन। अच्छा, अगर सभी के सभी ऑक्सीजन यहाँ पर होते, यहाँ पर इस तरफ, यानी सन इधर से आ रहा होता, सन इधर, सन रेस इधर से आ रहे हैं, तो ऑक्सीजन किधर होते, इस तरफ, तो ग्रोथ कैसे होता है, इस तरफ ऐसे, क्योंकि ये सेल को इलोंगेट करवा देते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ के सेल्स को इलोंगेट करवाएंगे तो ये कैसे मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ेगा, और अगर हम यहाँ के सेल्स को इलोंगेट करवाएंगे तो प्लांट इस तरफ मुड़ेगा। और ऑक्सीजन अगर एकदम बीचों बीच रहे और
सेल इलोंगेट करवाए तो वो एकदम सीधा बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन हमको पता है सनलाइट एकदम सीधे नहीं आती, आइदर इस तरह से आती है नेचुरली या इस तरह से, किसी एक तरफ से आती है। सो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से वो जहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे वहाँ पर सेल को क्या करेंगे, ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे सेल लंबे लंबे हो जाएंगे और लंबे लंबे होते 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 कुछ इस तरीके से यहाँ पर पहुंचेगा ये प्लांट। समझ गए बच्चों, ठीक है। बस थोड़ा सा समझाना था, ये पॉइंट ज्यादा क्रूशियल नहीं है, समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऑक्सीजन लाइट सेंसिटिव होते हैं और ये सन से दूर भागते हैं और जिस तरफ जाएंगे वहां की सेल्स की ग्रोथ करवा देंगे। तो जैसे यहाँ पर पहुंचे हैं सेल सन से जस्ट दूर, तो यहाँ की सेल्स की ग्रोथ करवाएंगे तो ये प्लांट सन इस तरीके से बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ होगा सेल्स का, इस तरीके से प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है, सन के तरफ। इस तरीके से हमको यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है ग्रोथ का। समझ गए आप सब, 9 का पॉइंट है, समझ ही गए होंगे। ओके, हेलो बच्चों, फिर से अब यहाँ पर हमारा लास्ट प्लांट के बारे में लास्ट टॉपिक आ चुका है। इसके बाद बस हमको एनिमल हार्मोन्स पढ़ना है और फिर आप लोगों का ये चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। इधर आते हैं बेटा, मूवमेंट इन प्लांट्स, ठीक है। क्या हमको कई बार बच्चे पूछते हैं सर प्लांट्स में मूवमेंट किधर होता है? बेटा लोकोमोशन नहीं होता है, प्लांट्स चल नहीं सकते, लेकिन थोड़े बहुत मूवमेंट्स होते हैं। एक बताऊं, कभी नाम सुने हो आप, छुई मुई का पेड़, ठीक है, उसको छूते हैं लीव्स क्लोज जाती है। एक होता है फ्लाई ट्रैप, ठीक है, उसमें इंसेक्ट आते हैं और वो जब बंद हो जाता है उस इंसेक्ट को खाने के लिए। तो इसी तरीके से प्लांट से मूवमेंट तो शो होते हैं। लोकोमोशन मतलब चलना, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना, वो शो नहीं होता। मूवमेंट, छोटे मोटे मूवमेंट शो होते हैं। अब इसके बारे में इसी हमने बेटा पॉइंट को ऐड किया है, मूवमेंट इन प्लांट्स। बेटा प्लांट में दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, एक जो उसके ग्रोथ से, ठीक है, उससे लिंक होते हैं और एक जो ग्रोथ से लिंक नहीं होते हैं। तो मूवमेंट इन प्लांट्स दो टाइप के हैं, एक ट्रॉपिक मूवमेंट और एक होता है नेस्टिक मूवमेंट। जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो ग्रोथ से लिंक होता है, यानी ग्रोथ पे डिपेंडेंट होता है। कैसे डिपेंडेंट होता है हम अभी देखेंगे। और एक होता है नेस्टिक मूवमेंट जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट है। इसलिए है ग्रोथ इंडिपेंडेंट, ग्रोथ से सब कोई मतलब नहीं है। वही एग्जांपल आ गया, छुई मुई का पेड़, हम उसको छूते हैं, वो क्या मूवमेंट शो कर रहा है? हाँ बिल्कुल। क्या ग्रोथ से मतलब है उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक होता है दूसरा एग्जांपल, मूवमेंट बाय फ्लाई ट्रैप, ठीक है। फ्लाई ट्रैप वही पेड़ जो इस तरीके से रहता है और जैसे उसको कोई कीड़ा बैठे वो बंद हो जाता है, ग्रीन कलर का रहता है। तो क्या उसका जो मूवमेंट क्या ग्रोथ से रिलेटेड है? नहीं, बिल्कुल भी ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर नेस्टिक मूवमेंट में दो चीजें हैं, ग्रोथ इंडिपेंडेंट, ग्रोथ से उसको मतलब नहीं है और इसका रिस्पांस फास्ट होता है, बल्कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट है उसका रिस्पांस स्लो होता है। अब यहाँ पर आइए, थोड़ा बच्चे पूछते हैं सर छुई मुई का पेड़ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिमोसा। मैंने याद किया था एक ट्रिक से, समोसा आप भी याद कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो आपकी मर्जी है। एक ट्रिक है मिमोसा, ठीक है, समोसा मिमोसा। इस तरीके से ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट ऑन टचिंग, मिमोसा प्लांट यानी बेटा छुई मुई का पेड़, ठीक है, छुई मुई का पेड़, टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं इसको, छुई मुई का पेड़। हमने उसको छुआ और वो ऐसे उसकी लीव्स बंद जाती हैं। ऐसा क्यों होता है बात को समझिएगा। जैसे ही बेटा वो टच सेंसिटिव होते हैं एक्चुअली, ठीक है, टच सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही हम उसकी लीव्स को छूते हैं क्या होते हैं बेटा, उसके स्टोमेटा, आपको पता होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा है, प्लांट्स के लीव्स में स्टोमेटा होता है। अब उसके स्टोमेटा जो पानी को रोक के रखे रहते हैं, क्या करते हैं, पानी को पूरा रिलीज कर देते हैं, पानी को पूरा रिलीज कर देते हैं। उसकी वजह से जो स्टोमेटा है श्रिंक हो जाता है, एकदम सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने की वजह से जो लीव्स हैं उसके क्लोज हो जाते हैं। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हेन वी टच, जब हम किसी लीफ को छूते हैं, किसके, छुई हुई प्लांट की, ठीक है, मिमोसा प्लांट की, व्हेन वी टच स्टोमेटा ऑन लीव्स रिलीज H2O, जो लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है वो H2O को रिलीज कर देता है एनवायरनमेंट में और श्रिंक हो जाता है, श्रिंक्स, और श्रिंक होते ही वो सिकुड़ जाता है और लीव्स ऐसे बंद हो जाते हैं, लीव्स ड्रॉप या लीव्स क्लोज हो जाती हैं। और जैसे ही वापस से उस स्टोमेटा में पानी भरेगा, कैसे भरेगा, पानी कहाँ से आता है, रूट से पानी आएगा, ऊपर आ रहा है और अब स्टोमेटा में जाएगा लीव्स के पास, और जैसे ही स्टोमेटा में फिर से पानी भरता है धीरे धीरे करके वो वापस से खुल जाते हैं। वही मैंने लिखा है, when we touch stomata on leaves release H2O and shrinks, leaves drop close। उसके बाद stomata regains the H2O with the help of roots and leaves are again open, ठीक है, इतना समझ चुके हैं। तो ये है नेस्टेड मूवमेंट, कुछ ऐसे मूवमेंट्स जो प्लांट्स शो करते हैं लेकिन ग्रोथ से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। अब लेकिन कुछ ऐसे मूवमेंट्स है जिनका ग्रोथ से लेना देना होता है, जैसे
प्लांट का सन की तरफ बढ़ना, प्लांट का बेटा नीचे जमीन में जहाँ में पानी होता है थोड़ा रूट्स भी उसी तरफ बढ़ते हैं। हाँ एक्चुअली ऐसा होता है, पानी जिस तरफ अगर प्लांट को अगर एक रूट को कहीं पानी मिल गया बाकी रूट्स भी उसी तरफ मिले जाने लगते हैं। ये प्लांट में खासियत होती है बेटा। तो इधर आइए हम देखते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट, ऐसे मूवमेंट्स जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट होते हैं, ग्रोथ से लिंक होते हैं। रिस्पॉन्स इज स्लो, ये स्लो रिस्पॉन्स होता है। अभी 5 टाइप के एग्जांपल्स हैं, पांचों में फटाफट देखते हैं। देखिए फोटोट्रॉफिज्म, फोटोट्रॉफिज्म मतलब लाइट के रिस्पांस में कुछ, ठीक है। तो मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, क्या प्लांट लाइट की तरफ जाएगा कि लाइट से दूर? लाइट की तरफ। क्यों? उसको लाइट चाहिए। क्या करेगा लाइट से? फोटोसिंथेसिस, खाना बनाएगा। प्लांट एक ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। देखो मानता हूं पूरा प्लांट वाला हिस्सा थोड़ा बोरिंग होता है लेकिन पढ़ना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। सो मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। अच्छा यहाँ पर शूट होता है या फिर शूट जो जमीन के ऊपर का हिस्सा शूट, वो लाइट की तरफ जाएगा, यानी कैसे शो करेगा? पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म। और जो रूट होता है जमीन के अंदर, वो एक्चुअली आप देखिए वो जमीन के अंदर जा रहा है और जमीन के अंदर जा रहा है इस तरीके से, तो वो एक्चुअली अपोजिट जा रहा है ना सन से, तो वो कैसे शो कर रहा है? नेगेटिव फोटोट्रॉफिज्म। तो फोटोट्रॉफिज्म पॉजिटिव तरीके का होता है, नेगेटिव अगर उसकी तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव उससे अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव। अब आते हैं जियोट्रॉफिज्म, जियो मतलब ग्रेविटी, ठीक है। अब रूट्स किसकी तरफ जा रहे हैं? ग्रेविटी की तरफ, तो वो क्या शो कर रहे हैं? पॉजिटिव बेटा पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म। और जो शूट है, शूट, ठीक है, वो ग्रेविटी के अपोजिट जा रहे हैं, तो वो क्या शो कर रहे हैं? नेगेटिव ट्रॉफिज्म, ठीक है, नेगेटिव ट्रॉफिज्म। और नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोट्रॉफिज्म। अब इसमें ये सब प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आता है। हाइड्रोट्रॉफिज्म जब एक रूट्स को पता चलता है कि कहीं किस तरफ पानी खूब सारा, जमीन के नीचे खूब सारा पानी है किसी तरफ, तो बाकी रूट्स भी उसी तरफ बढ़ने लगते हैं, उसी डायरेक्शन में। तो ये क्या है? हाइड्रो, हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रोट्रॉफिज्म पानी की तरफ मूवमेंट। नेक्स्ट है थिग्मोट्रॉफिज्म, टच। आपने कभी ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जो अपने आप स्टैंड नहीं हो सकते क्योंकि उनकी जो बेटा बीच में जो स्टेम होता है, ठीक है, वो थोड़ा कमजोर होता है। अगर शूट वाला है मेन ब्रांच, वो थोड़ा कमजोर होता है, तो इस वजह से हम बीच में क्या लगाते हैं? डंडी लगाते हैं या कोई दूसरा पेड़ के आसपास उनको उगाते हैं ताकि उसमें वो थोड़ा लपेटते हुए खुद को आगे बढ़ सके। जैसे एग्जांपल पंपकिन, आप नेट में देख सकते हैं पंपकिन को। मनी प्लांट, मनी प्लांट को आप लगाएंगे तो दीवार में चढ़ता हुआ आगे बढ़ता है, यानी किसको रिस्पॉन्स दे रहा है? किसी टाइप के टच को, किसी को फील करते हुए आगे बढ़ता है, तो ये टच सेंसिटिव यानी छूता हुआ आगे बढ़ता है। मनी प्लांट को भी देखिए, इसलिए मनी प्लांट को जब उगाते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो नहीं तो दीवार में पूरा छेद देता है, ठीक है, दीवार में एकदम पूरा भर जाता है। और लास्ट में आते हैं हम कीमोट्रॉफिज्म, यानी केमिकल्स के तरफ अट्रैक्शन शो करना, और ऐसा होता है हम ये नेक्स्ट आगे चैप्टर्स में देखेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में कि कैसे पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, कभी आप सुनेंगे पॉलन ग्रेन्स, वो स्टिग्मा में जब जाते हैं तो वहां पर केमिकल की वजह से अट्रैक्शन होता है पॉलन ट्यूब का, ठीक है। तो चलिए अभी इतना समझ गए हो, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम जाते हैं लास्ट टॉपिक हमारा एनिमल हार्मोन्स। प्लीज राइट इट डाउन। सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमारा लास्ट टॉपिक आ चुका है इस चैप्टर का, जो कि है ह्यूमन हार्मोन्स। बेटा ह्यूमन हार्मोन्स आखिर आते कहाँ से हैं? ग्लैंड से आते हैं। सो जो हार्मोन्स हैं, ह्यूमन हार्मोन्स हैं, कितने बहुत से टाइप के हार्मोन्स होते हैं हम बात करेंगे। तो आखिर आते कहाँ से? ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गन्स जो किसी चीज को सिक्रीट करते हैं, ठीक है, किसी चीज का सिक्रीट करते हैं, सिक्रीशन करते हैं किसी चीज का, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स। सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गन्स व्हिच सिक्रीट समथिंग, और ऐसे ऑर्गन्स जो किसी चीज को सिक्रीट नहीं करेंगे वो नॉर्मल ऑर्गन्स हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जो किसी चीज को सिक्रीट करने लगते हैं हम उनको क्या नाम देते हैं अलग से? ग्लैंड्स, ठीक है। ओके सर, अब ये ग्लैंड्स हमारे बॉडी में दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक है एंडोक्राइन ग्लैंड। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी, जो ग्लैंड्स जो चीज बना रही है अगर उसको भेजने के लिए टारगेट साइट पे जहां उसको भेजना है उसके लिए उसके पास खुद की अलग से पाइप है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और अगर उसके पास कोई सी पाइप नहीं है वो फिर किसकी हेल्प लेगी? ब्लड की, ठीक है, ब्लड। याद कीजिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हार्मोनल सिस्टम में एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका नेटवर्क बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और नेटवर्क बहुत ज्यादा फैला क्यों हुआ है? ब्लड की हेल्प की वजह से, क्योंकि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनके पास खुद के डक्ट्स नहीं होते, ये अपना सिक्रीशन ब्लड में डालते हैं। और हमको पता है हमारे रोम में हर सेल्स के बगल से ब्लड जाता है, आप सर्कुलेशन पढ़े होंगे, याद कीजिए, ठीक है, एकदम बगल से ब्लड जाता है। ब्लड के कांटेक्ट में हर एक सेल्स होते हैं, इसीलिए इसका कांटेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा। तो इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैज इट्स ओन डक्ट फॉर सिक्रीशन
रिलीज देयर सिक्रीशन इन ब्लड, यानी ये कैसे हैं, डक्टलेस, इनके पास डक्ट है क्या, नहीं, दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है, डक्ट नहीं है। एग्जांपल बात की जाए अगर यहाँ पर एक्सोक्राइन में हमारे सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारे सलाइवा यहाँ पर जो होते हैं, ठीक है, सलाइवा रिलीज करते हैं, तो बेटा सलाइवरी ग्लैंड से क्या आता है, ठीक है, याद कीजिए सलाइवा, ठीक है, सलाइवा, ठीक है, ये सलाइवा रिलीज करते हैं, इनके उसके डक्ट्स होते हैं, दे आर डक्ट, ठीक है, दे हैव डक्ट्स। सेबेशियस ग्लैंड, हमारे स्किन में दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक स्वेट ग्लैंड जो पसीना रिलीज करते हैं, और एक होते हैं सेबेशियस ग्लैंड। किसी किसी के हाथ थोड़ी बहुत ऑयली होती है, ऑयली, किसी की कम ऑयली होती है, किसी की ज्यादा ऑयली। तो ऑयली नेचर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे स्किन में ग्लैंड्स हैं, नाम सेबेशियस ग्लैंड, ये एक रिलीज करते हैं, एक चीज को सिक्रीट करते हैं, उसका नाम है सीबम, ठीक है, सीबम ऑयल टाइप का होता है, ठीक है, चिपचिपा टाइप का, किसी की हैंड स्किन बहुत चिपचिपी होती है, ऑयली होती है। और एक है लैक्रिमल, जिससे हमारे निकलते हैं आंसू, जब आपके बाबू आपकी सोना आपको छोड़ के जाती है कभी, ठीक है, हीर रांझा ये सब चीजें, तो आखिर आंसू जो निकलते हैं वो कैसे ग्लैंड से, एंडोक्राइन की एक्सोक्राइन, ठीक है, एक्सोक्राइन के पास उनके डक्ट्स होते हैं। अब आइए एंडोक्राइन का मैंने बस एक ही एग्जांपल लिया है, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि अभी हम अब एंडोक्राइन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए इसको आप लिख लीजिए, अब हम एंडोक्राइन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। हेलो बच्चों, अब फटाफट हम हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, फटाफट डिस्कस करते हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे फटाफट। तो पहले हमारा हाइपोथैलेमस, दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड। बच्चों हाइपोथैलेमस को समझाने से पहले मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड समझाता हूँ, ठीक है, इधर आइए। पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा, बाकी जितने भी अभी हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे, ठीक है, ये उन सब का मास्टर है। क्यों, बाकी ग्लैंड्स क्या चीज सिक्रीट करते हैं वो ठीक है, लेकिन वो सिक्रीट कब करेंगे अपना अपना सिक्रीशन, ये डिसाइड कौन करवाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी बाकी जो ग्लैंड्स इसके बाद हम जो भी ग्लैंड्स पढ़ेंगे उनका सिक्रीशन कब ब्लड में जाएगा और कब नहीं जाएगा, और जाएगा तो कितना जाएगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, ठीक है, आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। क्यों, बाकी सभी ग्लैंड में ये क्या है, मास्टर। वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं वो डिसाइड नहीं करेगा, वो अपना सिक्रीशन खुद बनाएंगे, लेकिन सिक्रीशन कब करेंगे, कितना करेंगे ब्लड में, ये कौन डिसाइड करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए है ये मास्टर ग्लैंड। अच्छा, इसमें लिखा कंट्रोल अदर ग्लैंड्स बाय डिफरेंट हार्मोन्स, वो उनको कैसे कंट्रोल कर रहा है, क्या न्यूरल सिस्टम से, नहीं, ये भी हार्मोन रिलीज करता है और उनको भी हार्मोन से बताता है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, थायराइड ग्लैंड को चीजें सिक्रीट करवानी होगी, तो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन भेजेगा थायराइड ग्लैंड के पास, और थायराइड ग्लैंड के पास जब हार्मोन्स जाएंगे उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी, तब वो अपना सिक्रीशन को ब्लड में छोड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, सो कंट्रोल्स अदर ग्लैंड बाय डिफरेंट हार्मोन्स। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन। क्या ये भी कोई हार्मोन को सिक्रीट करता है, बिल्कुल, ग्रोथ हार्मोन। हमारी जो हाइट बढ़ती है इसी ग्लैंड की वजह से बढ़ती है, which regulates लिखा है secrete growth hormones which regulates growth। अब अगर ये बताइए, अगर जो हार्मोन बना रहा है, अगर हार्मोन जरूरत से ज्यादा आ जाए तो क्या एकदम से लंबा चौड़ा इंसान हो जाएगा, हाँ, जाइंट कभी नहीं, नॉर्मल से ज्यादा एकदम लंबे लंबे होते हैं लोग, वो क्या है, ये इसी की वजह से। अच्छा, कुछ बौने भी होते हैं, किस वजह से, इसी की वजह से ही, क्योंकि जब ये अच्छे से काम नहीं करता, ज्यादा काम करेगा तो दिक्कत, कम काम करेगा तो दिक्कत, ज्यादा काम करेगा तो क्या हो जाएगा, जाइंटिज्म, यानी ओवर हाइट देन नॉर्मल, नॉर्मल से ज्यादा हाइट हो जाएगा जब ये क्या होगा, ज्यादा काम करेगा, ठीक है। तो इसको अपन ज्यादा काम करने को क्या बोलते हैं, हाइपर सिक्रीशन, ठीक है, हाइपर सिक्रीशन, यानी अपना सिक्रीशन खूब सारा बना के ब्लड में डालेगा। और यहाँ पर जब वो कम काम करेगा, यानी कम अपने ग्रोथ हार्मोन्स कम बनाएगा, तो हाइपो मतलब कम, लेस, ठीक है, हाइपो सिक्रीशन, अपने से नॉर्मल से कम अमाउंट में सिक्रीशन करेगा ग्रोथ हार्मोन्स का, तो हाइट अच्छे से नहीं बढ़ पाएगी और वो इंसान बौना रह जाएगा, इज नोन एज डॉर्फिज्म। बिलो लेस हाइट देन नॉर्मल, नॉर्मल से कम हाइट होना क्या कहेगा, डॉर्फिज्म। क्यों हुआ, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं आए, क्योंकि हाइपोसिक्रीशन हो रहा था, यानी नॉर्मल से सिक्रीशन कम, और नॉर्मल से जब सिक्रीशन ज्यादा तो हाइपर सिक्रीशन। तो कब क्या कॉज होगा, नॉर्मल से ज्यादा में
जायंटिज्म यानी एकदम लंबे लंबे एकदम, ठीक है, उसकी उंगलियां एकदम लंबी लंबी हो जाती है, चेहरा थोड़ा लंबा हो जाता है। खली, खली जायंटिज्म का तरीका ही है। जायंटिज्म देखो, इस खली से गुड एग्जांपल ऑफ जायंटिज्म, वो इसका चेहरा एकदम बड़ा सा है, ठीक है, एकदम शरीर एकदम बड़ा सा है, हाथ एकदम, उंगलियां एकदम बड़ी बड़ी, ठीक है, इस तरीके से ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको आप लिखिए। अब आते हैं बेटा हाइपोथैलेमस में। मैंने अभी आपको बोला पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड। अब मैं बोलता हूँ हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी मास्टर ऑफ मास्टर, यानी ये इसका भी मास्टर है, ठीक है। अब इससे भी सर कोई इससे भी तो बड़ा मास्टर नहीं आएगा, नहीं अब नहीं आएगा, टेंशन मत लो। यानी बाकी ग्लैंड्स को सब रेगुलेट कौन करता है? पिट्यूटरी। लेकिन पिट्यूटरी को कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। तो ये इसको अपन क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर, ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और इसको कई बार बेटा अपन सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज सुपर मास्टर, ठीक है, सुपर मास्टर ग्लैंड, ठीक है, क्योंकि सभी ग्लैंड्स को कौन रेगुलेट करता है? पिट्यूटरी। लेकिन पिट्यूटरी को कौन करता है रेगुलेट? हाइपोथैलेमस। अच्छा ये बताइए, आपको कभी मैंने शुरुआत में एकदम बात की, एकदम शुरुआत में लेक्चर्स के, कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब सब चीजों को बैलेंस करते हुए चलना। तो हमारे में दो सिस्टम है, प्लांट में तो सिर्फ हार्मोन्स हैं, दिक्कत खत्म। हमारे में एक काम न्यूरल सिस्टम करता है और एक काम हार्मोनल सिस्टम, दोनों मिलके काम करते हैं, हर चीज को दोनों मिलके कर रहे हैं। तो क्या एक कनेक्टिंग लिंक होनी चाहिए? हाँ, यही है हाइपोथैलेमस, एक कनेक्टिंग लिंक। देखिए मैंने लिख के रखा है, ठीक है, कनेक्ट्स एंडोक्राइन टू नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी हार्मोनल सिस्टम को किससे कनेक्ट कर रहा है? नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है। कौन? हाइपोथैलेमस की कनेक्शन है। ओके, अब कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड मैं बता चुका हूं, इसलिए क्या कहलाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट, ये कहां पे होता है? इट इज प्रेजेंट इन द फोरब्रेन, ठीक है, फोरब्रेन के आसपास होता है। कई बुक्स इसको इन लिखते हैं, कई इसको नियर लिखते हैं, क्योंकि फोरब्रेन का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन फोरब्रेन के आसपास है, इसलिए प्रेजेंट नियर फोरब्रेन। और ये क्या कंट्रोल करता है? क्या ये कुछ कंट्रोल करता है? हाँ, कंट्रोल इमोशंस, स्लीप और बॉडी टेम्परेचर। हमको जब कभी ठंड लगती है तो ये गर्मी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, शिवरिंग पाते हैं अपन, ठीक है, शिवर करते हैं, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? ताकि जब हिलेंगे हम तो क्या होगी? गर्मी प्रोड्यूस होगी। ये करवा रहा है कौन? बेटा हाइपोथैलेमस। और जब गर्मी पड़ती है तो स्वेटिंग होती है, कौन करवा रहा है? हाइपोथैलेमस। यानी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करवाने का काम किसका है? हाइपोथैलेमस करवाता है। स्लीप, याद कीजिए, इसके पहले हमने ब्रेन में पढ़ा था एक पार्ट जो स्लीप को रेगुलेट करवाता है, याद कीजिए, जाइए बैक थोड़ा देखिए, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। और ये है इमोशंस, हमारे इमोशंस को भी कौन कंट्रोल करवाता है? हाइपोथैलेमस। अब देखिए, स्लीप एक नर्वस सिस्टम का भी पार्ट था और एक इधर का भी पार्ट है, हार्मोनल सिस्टम का भी, यानी दोनों सिस्टम्स मिलके हमारे स्लीप को रेगुलेट करते हैं। और अगर रेगुलेट दोनों कोऑर्डिनेट तरीके से दोनों मिलके कर रहे हैं, यानी बीच में कनेक्टिंग लिंक होगा, और कनेक्टिंग लिंक कौन है? हाइपोथैलेमस। क्लियर बच्चों? सो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट, फटाफट लिखिए। बाकी ग्लैंड्स बहुत छोटे छोटे हैं और फटाफट कर लेते हैं। हेलो बच्चों, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब बाकी ग्लैंड्स हैं, बाकी ग्लैंड्स के बारे में हम थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन और देखेंगे। मेन ग्लैंड हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड था, हमने उसके बारे में देखा। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, क्यों? क्योंकि सभी ग्लैंड्स, बाकी सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। लेकिन क्या कोई पिट्यूटरी को भी कंट्रोल कर रहा था? हाँ, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस वाज द लिंक बिटवीन एंडोक्राइन सिस्टम एंड आवर नर्वस सिस्टम। तो अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारे थायराइड ग्लैंड पे। बेटा थायराइड ग्लैंड ये एक हार्मोन को सीक्रेट करता है, उसका नाम है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड जिस हार्मोन को सीक्रेट करता है उसका नाम है थायरॉक्सिन। और लेकिन बात ये है बच्चों, ये थायरॉक्सिन हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, हमारी बॉडी डायरेक्टली इस हार्मोन्स को यूज नहीं कर सकती। इसके यूज करने के लिए हमको आयोडीन चाहिए होता है, और इसलिए बोलते हैं आयोडीन खाइए, आयोडीन खाइए, आयोडीनाइज्ड नमक खाइए जो सी नमक होता है, ठीक है, समुद्र वाला नमक, उसमें हमको अच्छी मात्रा में, अच्छे अमाउंट में हमको आयोडीन मिलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन। क्या चाहिए इसको काम करने के लिए? रिक्वायर्स आयोडीन। अगर आयोडीन नहीं मिलेगा तो क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए कई बार जो जिनके डाइट में, जिनके फूड डाइट में आयोडीन की कमी होती है, तो उनके में यहाँ पर बेटा हमारा जो थायराइड ग्लैंड है कहाँ पर होता है? इस तरफ होता है, यहाँ पर आसपास। सो उनके में आयोडीन की कमी की वजह से लगातार
थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है लेकिन यूज नहीं हो पाता और इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने की वजह से उनका गला ऐसे सूज जाता है और इसी को हम बोलते हैं ग्वाइटर। ठीक है, आपने सुना होगा हिंदी में घेंगा रोग करके ऐसा कुछ होता है। सो इसको हम बोलते हैं ग्वाइटर। अच्छा, अगर आयोडीन सही अमाउंट में मिलेगा तो थायरॉक्सिन यूज होता रहेगा और बॉडी नॉर्मली काम करते रहेगी। थायरॉक्सिन का काम क्या है बेटा? कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म रेट। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करता है, स्पेशली किसका? फैट का। यानी कभी आप देखे हो, एक बात बताइए कि कोई है पतला दुबला, आपके दोस्तों में होगा, खूब खाता है, होटल में जाए तो आधे ज्यादा खाना वही खा जा रहा है लेकिन फिर भी मोटा नहीं होता, और कुछ होते हैं जो फूले हुए रहते हैं और खाना कम खाते हैं फिर भी फूले हुए हैं। मेरी तरफ मत देखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर वजह क्या है? वजह है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है थायरॉक्सिन और यही बेटा मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करता है फैट के। अगर थायरॉक्सिन ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होगा और आयोडीन अच्छा खासा है तो यानी यूज भी हो पाएगा, तो इंसान कैसा होगा? पतला, क्योंकि बहुत ज्यादा थायरॉक्सिन आ रहा है। और वहीं पर थायरॉक्सिन अगर कम आएगा यानी थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन को कम बनाएंगे, कम सिक्रीट करेंगे, तो इंसान कैसा होगा? मोटा, क्योंकि फैट का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो समझ गए? ब्रिंग्स बैलेंस ग्रोथ। ठीक है, ब्रेन ऑल्सो। लास्ट में हमने अभी पिट्यूटरी ग्लैंड में देखा था, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा अपना सीक्रेशन करता है ग्रोथ हार्मोन का तो इंसान एकदम लंबा चौड़ा हो जाता है, एकदम खली है, और अगर कम सीक्रेशन करता है तो बौना रह जाता है, डॉर्फिज्म। लेकिन क्या वो दिमाग से कंप्लीट रहता है? हाँ, ब्रेन के तौर पे बेटा, ब्रेन से वो पूरा एकदम कंप्लीट है, दिमाग से एकदम कंप्लीट है, वो एकदम उसका फुल दिमाग होता है। बस उसकी हाइट के बारे में बात है कि एक लंबा है अगर ज्यादा सीक्रेशन हुआ ग्रोथ हार्मोन का, और एक छोटा है डॉर्फिज्म जिसके में ग्रोथ हार्मोन्स कम है। लेकिन अगर हमारे इस स्टेज में, मान लीजिए इस स्टेज में अगर हमारे में थायरॉक्सिन की कमी होती है तो क्या दिक्कत है? हाँ दिक्कत है, हम फूल जाएंगे, हमारे फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। लेकिन बच्चों में, जो डेवलपिंग बच्चे हैं, उनके में अगर थायरॉक्सिन की कमी हुई या फिर हमने उनके आयोडीन में कमी किया, क्यों? क्योंकि अगर हम थायरॉक्सिन कम करेंगे यानी कि थायराइड ग्लैंड अच्छे से थायरॉक्सिन रिलीज नहीं कर पाएगा, और या फिर आयोडीन नहीं आएगा। थायरॉक्सिन ग्लैंड थायरॉक्सिन तो बना रहा है लेकिन आयोडीन नहीं आएगा, तो दोनों केसेस में हमारी बॉडी को थायरॉक्सिन नहीं मिलेगा। और इस केस में इंसान हाइट से भी छोटा रहता है, यानी बच्चे की हाइट भी अच्छे से नहीं बढ़ेगी और इसकी मेंटल ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। इससे लिखा है मैंने ब्रेन ऑल्सो, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ हाइट के लिए जिम्मेदार है, लेकिन थायराइड ग्लैंड हाइट फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ मेंटल ग्रोथ के लिए भी जिम्मेदार होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम अपन आते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के अंदर होते हैं, आप यूट्यूब में आप देख सकते हैं कुछ एनिमेटेड में, पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के अंदर होते हैं। अब इसमें इसका जो हार्मोन का नाम है पैराथ हार्मोन है, और ये क्या करता है? कंट्रोल्स द कैल्शियम लेवल ऑफ बॉडी। अब बच्चा कंफ्यूज, सर बॉडी में कैल्शियम लेवल कैसे मेंटेन कर रहा है? अरे ये बताइए, आपने दूध पिया उसमें कैल्शियम है, ओके सर। कैल्शियम क्या पेट में? ओके सर। कैल्शियम क्या कहां कहां चाहिए? सर बोन्स में। क्या कहीं और भी चाहिए? हाँ बच्चों और भी चाहिए, जैसे कि हमारे ब्रेन में, ब्रेन फंक्शनिंग में भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में भी, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा हूं अपने मसल्स को तो इसमें भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। सीधे सीधे बात करें, यानी कि कैल्शियम की जरूरत बोन्स में भी है, ठीक है, और उसके बाद हमारे ब्रेन में भी है, मसल्स में कई जगह है। तो ये मेंटेन करके रखता है कि कितना कैल्शियम बॉडी में कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैल्शियम को, कितना कैल्शियम ब्लड में रहेगा और कितना कैल्शियम बोन्स में जाएगा। और कभी कभार अगर बोन्स के पास काफी कैल्शियम है तो हल्का हल्का बोन्स से ये कैल्शियम ले भी आता है। हाँ बच्चों, ये पैराथ हार्मोन हल्के हल्का का बोन्स ज्यादा आउटग्रोथ कर गए हैं और साथ ही साथ उनके पास कैल्शियम बहुत ज्यादा है, तो हल्का हल्का बोन्स से जब अगर ज्यादा चाहिए होगा, मान लीजिए ब्रेन को ज्यादा कैल्शियम चाहिए और अभी बोन्स के पास खूब सारा कैल्शियम है, तो उनसे हल्का हल्का निकाल निकाल के बेटा ये लेकर आ जाएगा, यानी कि क्या कर रहा है? कंट्रोल कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी। ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इसको हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन से भी रिलेट करते हैं। कैसे आपको समझ में आएगा? ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं, तीन मेन हार्मोन्स, एड्रेनालिन, एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, और एड्रेनालिन को हम फ्लाइट और फाइट, ठीक है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। ऐसा क्यों? बात मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा, एड्रिनल ग्लैंड हमको किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है, ठीक है। अच्छा देखिए कैसे, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं सुबह को टहलते हुए, ठीक है, आप कहीं सुबह को टहलते हुए जा रहे हैं, अब अचानक से कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं,
अब आप भागेंगे, कस के एकदम तेजी से भागेंगे, ठीक है, आपको तेजी से भागना है, ये किसने बोला? एड्रिनल ग्लैंड ने, पूरी बॉडी में एकदम तरह। एक और अच्छा एग्जांपल लेता हूं, इससे अच्छा, मान लीजिए आपके क्लास में एक छोटा सा लड़का है जो आपसे बहुत कमजोर है हाइट वेट में, ठीक है, फिजिकली, उसने आपको आके कुछ गाली दे दिया। अब आप क्या करोगे? ठीक है, उसको मारोगे कि उससे दूर भाग जाओगे? उसको मारोगे, कचड़ दोगे आप उसको। तो ये किसने बोला? एड्रिनल ग्लैंड ने कि फाइट करना है कि भाग जाना है। फाइट मतलब लड़ो, फ्लाइट मतलब भाग जाओ, ठीक है। अब आपने उस अपने दोस्त को, लड़के को, अपने क्लासमेट को मार दिया क्योंकि उसने आपको गाली दी थी। लेकिन अब बात क्या हुई? अब वो अपने कुछ देर के बाद अपने भाइयों को ले आया, 4-5 भाइयों को, और उसके भाई एकदम ये मुस्टंडे टाइप, एकदम हट्टे कट्टे। अब आप क्या करोगे? अब लड़ोगे? बेटा कचड़ दिए जाओगे। तो अब आप क्या करोगे? भागोगे। यानी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको लड़ना है कि भागना है, कौन बताता है? एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन। आपको लड़ना है कि भागना है, ये बताता है एड्रेनलिन। और दूसरा है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का एक काम है, ये हमारे बॉडी में ऑस्मोरेगुलेशन करवाता है। सर ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब हमारे बॉडी में वाटर और सॉल्ट्स का लेवल मेंटेन करवाता है, वाटर और सॉल्ट्स का लेवल मेंटेन करवाता है, ठीक है बच्चों। और ये है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। क्यों सर? अब स्ट्रेस क्या इसी वजह से स्ट्रेस होता है? नहीं, जब स्ट्रेस होता है तब ये आता है। कैसे और क्या करवाता है? हार्ट बीट को तेज करवाएगा, ठीक है, सांसों को भी तेज करवाएगा, ठीक है, क्योंकि अब अभी कुछ इमरजेंसी है, ठीक है, तो स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस में हमको क्या एनर्जी ज्यादा चाहिए? हाँ। ग्लूकोज ज्यादा चाहिए? हाँ। तो यही सभी चीजें करवाता है, यानी हमको स्ट्रेस के लिए प्रिपेयर करवाता है। कैसे? बॉडी, ताकि बॉडी बेहोश ना हो जाए, ठीक है, हम बेहोश ना हो जाए, इसलिए स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। क्योंकि स्ट्रेस, जब हमको स्ट्रेस होता है तब ये आता है। स्ट्रेस इसकी वजह से नहीं होता, स्ट्रेस में ये आता है और बॉडी को प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। कैसे? हार्ट बीट तेज करवाएगा, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़वाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा पैनक्रियास। पैनक्रियास, एक तो पहली बात, ये दोनों में आते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी, एंडोक्राइन ग्लैंड में भी। अभी हम इसको एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ रहे हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड में कब पढ़ेंगे? जब हम डाइजेशन में पढ़ेंगे। इसके पास, पैनक्रियास के पास खुद की भी एक डक्ट होती है जो बेटा निकलती है और अपने साइड पर जाएगी, टारगेट साइड पर, और ये अपने कुछ सिक्रीशंस ब्लड में भी डाल देता है। जो ब्लड में डालता है अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन डायबिटीज से रिलेटेड होता है। कैसे? अभी बताता हूं। देखो बच्चों, ये हमारे ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं। कौन? इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों मिलके। जब हमारे ब्लड में, मैं बोल रहा हूं, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ज्यादा होना भी सही नहीं है, बॉडी में प्रॉपर इक्विलिब्रियम चलना चाहिए, मेंटेनेंस चलना चाहिए, ज्यादा भी दिक्कत, कम भी दिक्कत। तो जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा आ जाता है तो इंसुलिन आता है पैनक्रियास से और ग्लूकोज को नॉर्मल डाउन करता है, नॉर्मल करता है। और वहीं पर जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो आता है ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ठीक है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है ब्लड में। तो ये मैंने लिखा है कंट्रोल्स ग्लूकोज लेवल ऑफ बॉडी, ठीक है। और ये मैं आपको बता चुका हूं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी आता है, ये पैनक्रियास। अच्छा, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या सिक्रीट करेगा? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारी चीजें होंगी, वो हम डाइजेशन में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन में हमने ये पढ़ा कि दो टाइप के हार्मोन्स आते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन कब आएगा? जब ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा, तो ये क्या करवाएगा? नॉर्मल डाउन करवाएगा। और ग्लूकागॉन कब आएगा? जब ब्लड में शुगर, ग्लूकोज का लेवल कम, तो ये क्या करवाएगा? ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़वाएगा, ठीक है। यानी कि जब इंसुलिन आएगा तो ग्लूकागॉन नहीं आएगा, और जब ग्लूकागॉन आएगा तब इंसुलिन नहीं आएगा। दोनों एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक मतलब एक टाइम पर एक ही आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया डायबिटीज। अब सुनो बच्चों, अगर किसी इंसान में इंसुलिन प्रॉपर वे में नहीं आता, ठीक है, इंसुलिन प्रॉपर वे में नहीं आता है, कभी आया कभी नहीं आया, या फिर बहुत थोड़ा सिक्रीट हो रहा है, तब क्या होता है? मान लीजिए अब उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लूकोज अमाउंट हाई हो चुका है, तो अब इंसुलिन को आना चाहिए, लेकिन इंसुलिन अभी भी नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है? डायबिटीज, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है? डायबिटीज। डायबिटीज। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बेटा हम टेस्टिस एंड ओवरी में। बेटा टेस्टिस एंड ओवरीज क्या हर ह्यूमंस में है? हाँ, लेकिन क्या दोनों हर ह्यूमंस में है? नहीं। देखो टेस्टिस किस में मिलता है हमको? मेल्स में, ठीक है, हमको टेस्टिस मेल्स में मिलता है, और ओवरीज किस में मिलते हैं? फीमेल्स में। टेस्टिस जो मेल्स में है वो क्या सिक्रीट कर रहा है? कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल्स में जो बेटा ओवरीज है वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं?
एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और बेटा तीनों का एक ही काम होता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन किसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेंटेन करेगा? मेल्स में। और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन किसमें मेंटेन करेंगे? फीमेल्स में। क्या रेगुलेट करेंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जैसे एग्जांपल लड़कों में दाढ़ी आना, मूंछें आना, ठीक है, बियर्ड का आना, मॉस्टेक आना, ये क्या है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। और फीमेल्स में बेटा ब्रीस्ट का साइज का डेवलपमेंट, ब्रीस्ट का साइज डेवलप होता है, प्यूबिक हेयर्स आते हैं, तो ये सब किसकी वजह से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ओके बच्चों, अब यहाँ पर आते हैं लास्ट के दो छोटे ग्लैंड होते हैं। एक है हमारा थाइमस, ठीक है, थाइमस रिलीज करता है एक हार्मोन जिसका नाम है थाइमुलिन, और ये हमारे बॉडी इम्यूनिटी से एसोसिएटेड होता है। और ऐसा फैक्ट है जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं ना बच्चों, इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता है उसका थाइमस ग्लैंड छोटा होते जाता है, श्रिंक होता है, छोटा होता है, और इसी वजह से बूढ़े लोगों में इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो थाइमस ग्लैंड एसोसिएटेड विद बॉडी इम्यूनिटी, ठीक है, जैसे जैसे छोटा होगा तो इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है बॉडी की। पीनियल ग्लैंड इस जो हार्मोन को सीक्रेट करता है नाम है मेलाटोनिन, ठीक है, मेलाटोनिन, इसका भी स्लीप साइकिल में रोल है, ठीक है, एसोसिएटेड विद लाइट एंड डार्क साइकिल, दैट इज स्लीप साइकिल। जैसे मान लीजिए कभी दोपहर में भी, मान लीजिए हमको रात में नींद आती है और दोपहर में कभी हम क्या करते हैं, पूरा घर को एकदम बंद कर देते हैं और उस वक्त खिड़की को भी बंद कर देते हैं, तो क्या थोड़ा सा नींद सा लगता है? हाँ, इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए पीनियल ग्लैंड का हार्मोन कौन सा? मेलाटोनिन को ध्यान में रखते हुए हमने आज के टाइम पे मोबाइल में बनाया है क्या? डार्क मोड। क्या पहले डार्क मोड था? नहीं था। आज के टाइम पर हमने डार्क मोड को बनाया है। डार्क मोड क्या करता है? लाइट बैंड्स को समझता है और बेटा कुछ लाइट रेस को ब्लॉक कर देता है। तो क्योंकि बेटा कुछ लाइट्स ऐसी होती हैं जब हमारे आंखों में जब जाती है ना तो हमेशा मेलाटोनिन एक्टिव रहता है, और जब तक मेलाटोनिन एक्टिव रहता है हम सो नहीं सकते, ठीक है, हम सो नहीं सकते। इसलिए स्लीप साइकिल को भी रेगुलेट करता है, और इसलिए हम जब धूप में बाहर होते हैं, ठीक है, धूप में तो हमको नींद नहीं आती, वहीं पर अगर हम रात में कहीं पर गए हैं घूमने के लिए तो रात में हमको नींद आती है। क्यों? क्योंकि वहां पर लाइट, इस टाइप की लाइटिंग है, तो ये लाइट से रिलेटेड है, ठीक है, लाइट एंड डार्क साइकिल से रिलेटेड होते हैं। इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, 11 में डिटेल है, बस इतना समझिए हमको नींद आने में लाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या बनाया है? एक डार्क मोड, किस पे? मेलाटोनिन की बेसिस पे। अब इतना समझ गए तो इसको आप नोट कर लीजिए, होप आपको समझ में आया होगा। बस एक लास्ट का छोटा सा टॉपिक बचा है, इसको प्लीज राइट इट डाउन। हेलो बच्चों, सो अब बस ये लास्ट टॉपिक है 2 से 3 मिनट का, फीडबैक मैकेनिज्म। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने पहले बोला है ये एक रिवीजन लेक्चर है, फिर भी बहुत टाइम हो चुका है। बच्चों पढ़ाई के लिए टाइम निकाला करिए, 2 घंटे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे तो 2 घंटा 1 घंटे में ही निकल जाएगा, ठीक है, अगर आपने 2x स्पीड में देख लिया। और अगर नॉर्मल स्पीड में देखते हैं तो 2 घंटे में अगर आपने पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाए 2 घंटे में, क्योंकि मैंने कुछ चीजों को कई बार रिपीट भी किया है। हाँ, थोड़ी जगह कई जगह मैं थोड़ा सा नर्वस फील हो जाता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग में अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, मैंने पहले बताया था ऑफलाइन मैं पढ़ाता हूँ, तो इसलिए कभी नर्वस हो गया हूँ अगर बीच में, या थोड़ा मैं अगर तो ला गया होगा तो प्लीज उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि नर्वसनेस में थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है। अब आइए लास्ट पॉइंट हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। देखिए हमारे बॉडी में पूरा एक कोऑर्डिनेशन चल रहा है, पूरा फीडबैक चलता है, ठीक है, फीडबैक कौन कैसा फीडबैक दे रहा है उसके हिसाब से हम आगे क्या काम करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा अभी देखा था पैनक्रियास में, ठीक है, पैनक्रियास तो पहली बात एंडोक्राइन थी कि एक्सोक्राइन की? बोथ, ठीक है। अच्छा, पैनक्रियास जब एंडोक्राइन नेचर के होते हैं तो क्या रिलीज करते हैं? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। उसका क्या काम होता है? इट रेगुलेट्स द ग्लूकोज लेवल, ठीक है, ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ओके सर, ग्लूकोज लेवल को अभी बताइए, जब ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा तो कौन आएगा? इंसुलिन। और जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम होगा तो कौन आएगा? ग्लूकागॉन। तो आखिर में ये क्या चल रहा है? फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब है क्या फीडबैक हमको मिला उसके से हम आगे क्या काम करेंगे। जैसे हमको फीडबैक मिला कि ब्लड में क्या काम है? ग्लूकोज, क्या तो अब क्या रिलीज किया जाए? ग्लूकागॉन। और ब्लड में अब ग्लूकोज क्या है? ज्यादा, तो अब क्या रिलीज किया जाए? इंसुलिन। तो इस तरीके से फीडबैक चलता है। एक और एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए, हाइपोथैलेमस का।
हमारे बॉडी में अभी मान लीजिए अचानक से लाइट हो जाए, ठीक है, और पंखा बंद हो जाएगा, कूलर बंद हो जाएगा, तो क्या होगी, हमको गर्मी लगने लगेगी। तो इससे रेजिस्ट करने के लिए हाइपोथैलेमस में मैंने क्या आपको बताया था कि वो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करवाएगा, पिट्यूटरी को इंफॉर्मेशन भेजेगा, और पिट्यूटरी फिर बेटा बाकी ग्लैंड्स को इंफॉर्मेशन भेजेगा और स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करवाएगा, ठीक है। याद करिए स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत शुरुआत में बताया था स्वेट ग्लैंड। अब स्वेट ग्लैंड से स्वेटिंग होगी, ठीक है, स्वेट निकलेगा, तो उस स्वेट की वजह से देखो बच्चा, अब स्वेट की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा इवोपरेशन, इवोपरेशन से आपको क्या मिलेगी, थोड़ी थोड़ी ठंडक, ठीक है, थोड़ी थोड़ी ठंडक मिलती है। हाँ बच्चों, इवोपरेशन होगा, स्किन में थोड़ा पानी आएगा, तो जैसे थोड़ी हवा चलेगी हमको बहुत अच्छा लगेगा। कई बार होता है, जो खासकर लड़कों को पता होगा, हम जब क्रिकेट खेलते हैं, जब एकदम पसीने पसीने हो जाते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही हवा का झोंका आता है, एकदम ठंडा, एकदम ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो मजा आता है। वो ठंडी हवा नहीं है बच्चों, धूप में ठंडी हवा नहीं चलती, क्या होता है, हमारे बॉडी में पूरी स्वेटिंग, और जैसे ही हवा चलती है उसकी वजह से हमको ठंडक महसूस होता है, कूलिंग सिस्टम। अब मान लीजिए कभी ठंडी हो जाती है किसी भी वजह से, ठीक है, आप कभी ट्रेन में जा रहे हैं, वहां का एसी चालू है और खूब एकदम लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर मतलब खूब ठंडक है, तो अब आप बॉडी क्या करेगी, बॉडी शिवर करेगी, ठीक है, ऐसे कपकपाएगी, ऐसे कपकपाएगी, क्यों, उस शिवरिंग से क्या होगा, आपके बॉडी में हीट जनरेट होगा। यही है फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि हमको कैसा फीडबैक मिल रहा है हमारे बॉडी से, उसके हिसाब से हमारा एंडोक्राइन सिस्टम मैनेज करेगा। वही आप देख लीजिए लाइट वाला, हमने अभी देखा था, लाइट की बेसिस पे बेटा यहाँ पर हार्मोन्स हमको स्लीप साइकिल में रेगुलेशन करवाते हैं, तो ये भी क्या है, फीडबैक है। अगर लाइट ज्यादा रहेगी तो हमको नींद नहीं आएगी, लाइट थोड़ी सी डिम हो जाएगी, डार्क वाली हो जाएगी, तो हमको नींद आएगी। ये सब क्या है, ये सब है फीडबैक मैकेनिज्म। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर अब खत्म होता है। होप यू लाइक द वीडियो, अगर पसंद आए तो प्लीज शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। और लास्ट में जाते हैं आप सबके लिए एक होमवर्क, ठीक है, होमवर्क चाहे आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो जो देख रहे हैं मेरे को अच्छा भी लगेगा अगर आप मेरे को व्हाट्सएप करते हैं, बिल्कुल आप फ्रीली व्हाट्सएप करिएगा मेरे को होमवर्क। हमने अभी तक जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम्स पढ़े हैं हाइपोथैलेमस से, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े हैं हाइपोथैलेमस से, उन सब की लोकेशन बस मेरे को आप सब ऑनलाइन में जाकर इमेज देखकर लोकेशन बताइए कि कौन हाइपोथैलेमस, जैसे फोरब्रेन के पास में है, मैंने एक चीज बताया, बाकी सब ग्लैंड्स का लोकेशन क्या क्या होता है, ये सब आप प्लीज देखकर मेरे को बताइएगा। ओके, थैंक यू।